हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 25 जून है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, नई टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य की भर्ती में लगभग 23,800 पद हैं। लेकिन इस भर्ती को पुरानी नियमावली से ही कराने पर बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार जब उनका धरना 15 जून को हुआ था तो उनको आश्वासन भी मिला था कि जो आपका ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने में जब विलंब हुआ तो अभ्यर्थी दोबारा से धरने पर आ गए और अब वो बुधवार को अपने रक्त से, अपने खून से एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखने ही वाले थे कि उनको पता चला कि पुरानी नियमावली से भर्ती कराने के लिए जो ज्ञापन उन्होंने पिछली बार दिया था वो ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। और फिलहाल अब सब कुछ मुख्यमंत्री कार्यालय ही निश्चित करेगा कि जो आने वाली शिक्षक भर्ती है ये नई नियमावली से होगी या फिर पुरानी नियमावली से। दोस्तों, आपको पता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन था 2023 में हुआ था और इसके बाद जो नई नियमावली आई थी तो ये नियमावली 2023 के नाम से जानी जाती है। फिलहाल शिक्षक भर्ती के लिए एक नई नियमावली ये 15 सितंबर 2025 को जारी हुई थी। ये गजट प्रकाशित हुआ था और इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे और उन्हीं चेंजेस को फिलहाल जो नई भर्ती है उसमें लागू न किया जाए, इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से धरने प्रदर्शन पर हैं। और उनका ये कहना है कि अगर नई नियमावली से भर्ती होती है तो तमाम अभ्यर्थी वो इस शिक्षक भर्ती से जो है वो वंचित रह जाएंगे, यानी कि परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नई नियमावली में पीजीटी में बीएड लागू हो गया है और टीजीटी में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। प्राविधिक कला को बाहर कर दिया गया है, जबकि अब तक हुई जो शिक्षक भर्तियां थीं उसमें कला के अध्यापक के लिए जो इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला वाले थे उनको भी शामिल किया जाता था, जब जिनको इस बार बाहर कर दिया गया है और बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसको लेकर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आयोग ने ये कहा है कि आपकी जो मांग थी, आपने जो ज्ञापन दिया था वो मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। अब अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ही लेंगे और इसके बाद जो भी सिचुएशन बनेगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। फिलहाल अभी जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है और अब अभ्यर्थी जो हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो अपर शिक्षा निदेशक हैं, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उनको हटाया जाए। और इसको लेकर गुरुवार को भी अपनी जगह पर जो ये मांग करने वाले अभ्यर्थी थे बैठे रहे। फिलहाल पुरानी नियमावली से शिक्षक भर्ती की मांग का ज्ञापन विलंब से ही लेकिन मुख्यमंत्री को भेजा गया है और अब इस पर जो भी अपडेट रहेगी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, और खबर है कि यूपी टीईटी अभ्यर्थियों ने दी 1.5 अरब फीस। जैसा कि आप जानते हैं इस बार यूपी टीईटी की जो फीस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिला शुल्क। अनारक्षित ओबीसी ने 1,000 दी फीस, एससी एसटी 500, दिव्यांग ने 300 रुपये शुल्क दिया। 80 करोड़ खर्च का अनुमान है और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आयोग को अकेले इस परीक्षा से 80-90 करोड़ रुपए बचेंगे। इससे पहले यूपी टीईटी 2021 में अनारक्षित ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये फीस थी, एससी एसटी के लिए 400 रुपये फीस थी और दिव्यांगों के लिए 100 रुपये फीस थी, जो कि इस बार बढ़ा दी गई थी। तो आयोग ने अनारक्षित ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 1,000 रुपये, एससी एसटी के लिए 500, दिव्यांगों के लिए 300 रुपये फीस तय की थी और इन अभ्यर्थियों ने चयन आयोग को 160 करोड़ रुपए से अधिक की फीस दी है। कुल मिला के 19,94,661 आवेदन हुए हैं और आपको ये भी पता है कि परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाली है। शेड्यूल जारी हो चुका है। अभी आपके जो फाइनल एडमिट कार्ड हैं ये 30 तारीख को आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इसी बीच खबर ये भी है कि जिन लोगों ने दोनों फॉर्म भरा है, कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक का, उनकी परीक्षा 3 जुलाई को होगी। जिन अभ्यर्थियों ने केवल प्राइमरी लेवल का फॉर्म भरा है उनकी परीक्षा 4 जुलाई को होगी और जिन लोगों ने केवल उच्च प्राथमिक स्तर का फॉर्म भरा है तो उनकी जो परीक्षा है ये पहले ही दिन होगी, यानी कि 2 जुलाई को दोनों पालियों में सुबह 9:30 से 12 बजे तथा 2:30 बजे से 5 बजे के बीच करवाई जाएगी। और अभी जो एग्ज़ाम सिटी स्लिप है उसे आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट का लिंक दोस्तों आपको व्हाट्सएप चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें तो अभी भी जाकर अपना जो एग्ज़ाम सिटी स्लिप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र से पाई नौकरी, सत्यापन आख्या भी खर्जी। मतलब इस लेवल पर लोग फर्जीगिरी कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए कि पहले तो प्रमाण पत्र यानी कि टीईटी का जो सर्टिफिकेट था उसको फर्जी बनाया और फर्जी बना, ये मामला मथुरा का है।
और इसके बाद यहाँ पर हुआ ये कि मथुरा के एक शिक्षक ने अपने फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र का सत्यापन करने के लिए बीएसए की ओर से फर्जी पत्र भी बनाया, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी कार्यालय पहुंचा ही नहीं। इसके विपरीत पीएनपी सचिव की ओर से फर्जी सत्यापन आख्या बीएसए कार्यालय पहुंच गई और यहीं से शक शुरू हुआ, क्योंकि मथुरा के अभ्यर्थी के मामले में बीएसए ने सत्यापन के लिए पत्र भेजा ही नहीं था। तो इस कारण बीईओ को सत्यापन आख्या लेकर पीएनपी का कार्यालय भेजा गया। पीएनपी के कार्यालय में जब बीईओ पहुंचे तो उनको ये पता चला कि मतलब ये जो सत्यापन है फर्जी है। अब सही सत्यापन आख्या पीएनपी की ओर से भेजी जा रही है कि टीईटी प्रमाण पत्र तो फर्जी है ही है, टीईटी का जो प्रमाण पत्र है वो तो फर्जी है ही, सत्यापन आख्या भी फर्जी पाई गई है। अभी दोस्तों देखा जाए तो सीतापुर के बीएसए की ओर से साल भर में लगभग टीईटी के 31 प्रमाण पत्र पीएनपी को भेजे गए हैं, जिसमें से 30 फर्जी पाए गए हैं। तो इस लेवल पर मतलब ये लोग जो धांधली कर रहे हैं, दूसरों का हक भी मार रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि योग्य होते, अगर ये लोग न सामने आते तो शायद उनको जॉब मिलती। ये तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, कई लोग ये बाहर कर भी चुके हैं। और बीएड की काउंसलिंग दोस्तों ये शुरू होने वाली है 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई को पंजीकरण और 2 जुलाई से भरा जाएगा कॉलेज का विकल्प। तो आपको पता ही है कि इस बार बीएड की जो संयुक्त परीक्षा है ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने करवाई थी और अब इसकी काउंसलिंग 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। 3 चरण में होगी ये काउंसलिंग और समय मिलेगा 15-15 दिन का। इसके लिए सभी विश्वविद्यालय से सीटों का ब्यौरा एकत्र कर लिया गया है और गुरुवार को कुलपति और कुलसचिव संयुक्त रूप से कुल सचिवों की काउंसलिंग में संबंधित दिशा निर्देश देंगे। तो मतलब आपकी जो तैयारी है अब बिल्कुल इस कदर होनी चाहिए कि आप अपने लिए कॉलेज वगैरह जो है वो दिमाग में रख लें कि किस कॉलेज को आप प्राथमिकता देंगे, क्योंकि काउंसलिंग में आपको कॉलेज का चयन भी करना पड़ता है। 1 2 3 4 ऐसे करके आपको कॉलेजों का चयन करना पड़ता है। फिलहाल काउंसलिंग जो है ये 1 जुलाई से स्टार्ट होगी और जो आप अपना विकल्प है ये 2 जुलाई से आप भर सकते हैं। सहायक प्रोफेसर के लिए अब परीक्षा भी होगी। अभी तक बिहार में क्या होता था कि जो आपका रिकॉर्ड होता था एकेडमिक, उसी के आधार पर भर्ती होती थी, लेकिन अब यहाँ पर परीक्षा और इंटरव्यू दोनों ही करवाए जाएंगे। तो सहायक प्रोफेसर के लिए नेट पीएचडी के साथ ही लिखित और मौखिक परीक्षा भी होगी। तो फिलहाल इसका जो ड्राफ्ट है दोस्तों तैयार हो चुका है और जो इसका पाठ्यक्रम रहेगा यूजीसी नेट लेवल का रखा गया है और इंटरव्यू के लिए निर्धारित 25 अंक में 13 अंक केवल ऑन द स्पॉट टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू बोर्ड के सामने पढ़कर क्षमता दिखानी होगी, पढ़ाकर क्षमता दिखानी होगी। इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। उसके बाद ही आपका जो अंतिम रूप से चयन है वो तय किया जाएगा। और जेई के 391 पद बढ़ गए हैं। एसएससी ने जो विज्ञापन जारी किया था जूनियर इंजीनियर का जेई का, उसमें शुरू में भी जो पद थे वो 1340 थे, अब ये पद बढ़कर 1731 हो गए हैं, यानी कि 391 पद यहाँ पर अब बढ़ चुके हैं। और आरक्षण विवाद में अभ्यर्थियों को झटका, विशेष अपील खारिज। तो दोस्तों यहाँ पर जो एपीओ भर्ती है, फिलहाल जो मुख्य परीक्षा है ये 28 से 30 जून 2026 के बीच होने वाली है और अपील की गई थी पंकज वर्मा और 3 अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा। आरोप था कि एपीओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में आरक्षित वर्ग के उन मेधावियों को अनारक्षित श्रेणी में समायोजित नहीं किया गया जिन्होंने सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) का हवाला देते हुए परिणाम पुनः घोषित करने की मांग की थी। तो इससे पहले एकल पीठ ने 18 जून 2026 को प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था। अंतरिम राहत नहीं देने पर विशेष अपील दाखिल की गई थी और अब ये जो विशेष अपील है ये खारिज हो चुकी है। याचिका के अधिवक्ता ने दलील दी कि मुख्य परीक्षा 28 से 30 जून के बीच प्रस्तावित है। तत्काल राहत नहीं मिली तो वे मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर खो देंगे, उनकी याचिका निरर्थक हो जाएगी। तो आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) का लाभ अंतिम चयन के चरण में लागू होता है, प्रारंभिक परीक्षा में नहीं। साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों को पक्षकार बनाए बिना परिणाम में बदलाव संभव नहीं है। तो दोस्तों अगर आप आवेदन कर रहे हैं किसी रिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्री की परीक्षा में आपको अपने ही कैटेगरी में रहना पड़ेगा और इसी प्रकार से मेंस में भी अंतिम में जब फाइनल मेरिट बनेगी तब ये निर्धारित किया जाएगा कि अगर आपके अंक जो हैं वो आरक्षित श्रेणी से ज़्यादा हैं तो ही आप आरक्षित सीटों पर जाएंगे। और फिलहाल तो यहाँ पर कंपटीशन यही वजह है कि बहुत टफ रहता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यही जो है यूपीपीएससी का नियम है और इसी पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को आपत्ति भी है। कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ का आदेश केवल प्रक्रियागत है
उसमें किसी अधिकार का अंतिम निर्णय नहीं किया गया है और याची यह भी साबित नहीं कर सके कि उनकी व्याख्या स्वीकार होने पर भी वे निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा के पात्र हो जाते। इसी आधार पर अपूर्णीय क्षति का दावा भी अस्वीकार कर दिया गया है। तो आरक्षण विवाद में अभ्यर्थियों को झटका, विशेष अपील खारिज, परीक्षा जो है अपने तय समय पर होगी। तो ये न्यूज है। प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य पद की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है दोस्तों। अगर आप इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर आवेदन करने वाले हैं तो दोस्तों ध्यान देना, 120 प्रश्नों का पेपर होगा जिसमें 3 खंड होंगे और पहला और दूसरा खंड। तो पहले खंड में 30 प्रश्न समसामयिकी से यानी करंट अफेयर से, भारतीय इतिहास मतलब जीएस का पोर्शन होगा। इसके बाद जो खंड 2 होगा उसमें 30 प्रश्न सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी से होंगे। बाकी जो खंड 3 है उसमें 60 प्रश्न स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रोत्तर यानी कि स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का विकास, उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921, संबद्ध अधिनियम, नियमावली और विनियमावली, प्रधानाचार्य की भूमिका और उत्तरदायित्व, शैक्षणिक प्रशासन, कार्यालय प्रशासन, विद्यालय का वित्तीय प्रशासन, शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाएं और क्रियान्वयन पर केंद्रित होगा। तो इसमें मतलब ये है कि इसका जो 50% है वो आपका जो टैलेंट है आपके स्किल पर बेस होगा। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल मिला के ये 120 प्रश्नों की परीक्षा होने वाली है जिसके लिए 360 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 40 अंक का इंटरव्यू भी होगा। तो ये जो प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य पद की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है इसे मैं आपके व्हाट्सएप चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दूंगा, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। और अगर आप इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप आवेदन करते समय अपने पाठ्यक्रम को ध्यान से देखिए और उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करिए दोस्तों। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की भर्ती आई हुई है और कुल मिला के पद रिक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1500 पद हैं। अगर आप स्नातक हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 8 जुलाई तक। उम्र सीमा 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। आवेदन कहाँ से करेंगे तो sbi.bank.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर जाएंगे ना तो जो रिक्रूटमेंट आपका एक टैब दिखेगा रिक्रूटमेंट, उसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और वहीं पर भर्ती आपको शो होगी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शीघ्र ही आपकी जो क्लासेज हैं यूपी टीटी सीटीईटी के लिए स्टार्ट कर दी जाएंगी। इसके अलावा जो आपकी जीएससी क्लासेज हैं वो भी कंटिन्यू की जाएंगी। करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आपको नियमित तौर से मिलता रहेगा। बस 1-2 दिन का वेट आप लोग और करिए। इसके अलावा जो लोग बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत, उनके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको पहले कमेंट में दे दिया गया है। धन्यवाद।